नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है वो 2 टॉपिक पढ़े थे, हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार। ठीक है, 2 इनके मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए, और नोट्स बना करके हमने उन 2 वीडियो पर बात की थी। लेकिन दोस्तों, नोट्स वाला कोई मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ सिलेबस छूट रहा था और सही से नोट्स बन नहीं रहे थे, और इसमें भी टाइम भी बहुत ख़राब हो रहा था। हम क्यों ना एक टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो दोस्तों, आज देखो, एक तो अंतरिक्ष की खोज, ये जो टॉपिक है अंतरिक्ष की खोज, वो अपने रीट में है नहीं, ग्लोब अपने रीट में है नहीं, तो सीधा अपना जो ग्लोब तो है। ठीक है दोस्तों, ग्लोब टॉपिक तो है। ठीक है, एक सेकंड, अंतरिक्ष की खोज नहीं है और सीधा ग्लोब टॉपिक है, तो क्यों ना अपन सीधा ग्लोब पर बात करें। तो दोस्तों, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, और इसी टॉपिक में आपके जो है वो अक्षांश और देशांतर जो हैं वो भी कवर होंगे। ठीक है, अक्षांश व देशांतर भी अपने कवर होंगे। मैं रहूँगा आपके साथ यहीं इसी जगह पे और बात करेंगे दोस्तों। तो सीधे चलते हैं पेज नंबर 24 पर। इस बुक की PDF मैं आपको दोस्तों अवेलेबल करा दूंगा। कैसे नोट्स बनाने वो भी बता दूंगा। अगर नोट्स बनाने क्या क्या पढ़ना है, अगर आपके पास बुक्स हैं वो तो भी बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये अंतरिक्ष की खोज टॉपिक चल रहा है दोस्तों। ये आ गया अपना ग्लोब टॉपिक। शुरू करते हैं दोस्तों ग्लोब टॉपिक के बारे में। ग्लोब क्या है दोस्तों? अपने सभी ने ग्लोब तो देखा ही होगा। ठीक है, सभी ने ग्लोब देख रखा होगा। ठीक है, यहाँ ये अंदर बीच में एक कीली फंसा कर एक गोल जो है वो लोहे का बना करके, और उस पर जो है वो जो मानचित्र होता है उसको चिपका दिया जाता है। ठीक है, वास्तव में जो हमारी ये देखिए, आप यहाँ ग्लोब दिख रहा होगा, आपने देखा भी होगा स्कूल में। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ टॉपिक में क्या कहता है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। आपको उनको पता ही है, अपने पिछले अध्याय में देख लिया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह एवं उनके उपग्रह अपनी धुरी या अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये भी हमें पता ही है कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अक्ष और परिक्रमण क्या है? ठीक है दोस्तों, एक तो होता है अक्ष। ठीक है, एक तो हो गया अक्ष और दूसरा होगा परिक्रमण। तो ये क्या है, इन पर भी अपन इसके बारे में बात करेंगे आगे दोस्तों अपना आएगा। इसका दिन रात और ऋतुओं से क्या संबंध है उसके बारे में भी बात करेंगे। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जो जितने भी जो विभिन्न स्थान हैं उन पर स्थानों पर समय में क्यों अंतर होता है इस पर भी बात करेंगे। और सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इन सवालों का जवाब भी हम इस अध्याय में जानेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी गोल नज़र की आकार की नज़र आती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, अंतरिक्ष से एक ये फोटो लिया गया है, इसमें आपको दिख रही होगी पृथ्वी हमारी कैसे दिखती है। ठीक है, तो ऐसी दिखती है हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ यहाँ पे जैसे ऐसे ऐसे चपटी है, यहाँ पे यहाँ गोल है और यहाँ चपटी है। ऐसा किस कारण से हुआ इसके बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी आगे। तो पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य आकार में उभरी हुई है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये इस भाग में उभरी हुई है, जबकि इस भाग में चपटी है। ठीक है दोस्तों, इन भागों में चपटी हुई है। ठीक है, मेरे पेन पर भी नज़र रखी है और मेरे पर भी, और यहाँ इन भागों में उभरी हुई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की आकृति को भू या प्रत्यावाकार, ठीक है, ये जो होता है, जो इस प्रकार का जो आकार होता है दोस्तों, इसको कहते हैं भू-आभ या प्रत्यावाकार। आपके लिए प्रश्न सबसे बड़ी बात अपने लिए क्या आएगा कि जियोड क्या है। ठीक है, एक प्रश्न आ सकता है इंग्लिश में, जियोड क्या है। जियोड यानी कि प्रत्यावाकार, भू-आभ यानी ओब्लेट एलिप्सॉइड। ठीक है, तो ये आपके लिए जैसे कि 2 नए शब्द अपने सामने, भू-आभ या प्रत्यावाकार, यानी कि जो पृथ्वी का जैसे आकार जैसा होता है उस आकृति को भू-आभ या प्रत्यावाकार कहा जाता है। हिंदी भाषा में भू-आभ का अर्थ पृथ्वी के समान आकार का होना। ठीक है, भू-आभ का मतलब क्या है? पृथ्वी के समान आकार। किसी चीज़ का अगर पृथ्वी के समान आकार है तो उसको अपन क्या कह देंगे? भू-आभ। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होने के कारण क्या है, पृथ्वी का जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी एक चीज़ और देखने को यहाँ में मिलती है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का यहाँ से लगा करके इस बिंदु से, एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये इस जगह से लगा करके और इस जगह तक जो इसकी कुल लंबाई है वो आपकी 12,714 km। ठीक है, इसके बाद
यहाँ से लगा करके और यहाँ तक, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकंड, ये ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये आपकी है 12,756 km, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, 43 किलोमीटर का, ठीक है दोस्तों। इन दोनों के बीच में यानी ये जो लंबाई है ये आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है, कितनी, 43 किलोमीटर। क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। परिधि तथा व्यास, इस रेखा चित्र को देखकर पता लगाइए कि परिधि, व्यास एवं अर्धव्यास किसे कहते हैं। दोस्तों अपन सब ने मैथ को पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये दोस्तों देखिए, ये तो है अपनी परिधि, ये है आपका व्यास, और ये है आपका अर्धव्यास। इसी तरह अगर पृथ्वी पर देखेंगे तो आपकी ये जो हो जाएगा ये आपका व्यास, ठीक है, ये आपका अर्धव्यास, ठीक है, ये भी अर्धव्यास कहलाएगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये भी अगर हम देखना चाहते हैं तो इस भाग को भी अर्धव्यास कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अर्धव्यास क्या है, व्यास का आधा, ठीक है, 1/2। और ये भाग, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो गोल, ये पूरा भाग उसका परिधि कहलाएगा। तो अपने यहाँ कह रहा है कि अपने शिक्षक की सहायता से इनकी परिभाषा बनाइए, क्या हो सकती है, ठीक है। तो देख आपको अपन को पता चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। परिधि क्या है, पृथ्वी का बिल्कुल गोलाकार भाग, ठीक है, बाहरी पृष्ठ, और ये पृथ्वी का अंदरूनी भाग है, ठीक है, और इसका आधा अर्धव्यास है, ठीक है। ये यहाँ से पूरा मिला देंगे तो ये व्यास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि लगभग 40,075 है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा दोस्तों, ये मान लेते हैं अपन भूमध्य रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पर परिधि जो है वो कितनी है, 40,008। अभी आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये अभी तो यहाँ पे अपन को बताया था कि पृथ्वी की लंबाई 12,756 है, फिर 40,008 कैसे है दोस्तों। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूमध्यवर्ती व्यास है, ठीक है, जबकि कुल गोलाई से आएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय परिधि आपकी 40,008 हो जाएगी। इस प्रकार से अगर ध्रुवों से अगर परिधि लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 40,008, ठीक है दोस्तों। यानी कि पूरा एक चक्कर, ठीक है, वो ध्रुवों से, और एक भूमध्य रेखा से। अगर भूमध्य रेखा से लेंगे तो आपका 40,075 आएगा, ध्रुवों से लेंगे तो 40,008 आएगा। इसमें डिफरेंस आ रहा है क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी चपटी है, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी जो है वो उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों पर चपटी है। इस कारण से पृथ्वी के इस भू-भागीय आकार का पता सन 1671 में फ्रांस की एक खगोलशास्त्री ने लगाया है, ठीक है दोस्तों। 1671 में एक खगोलशास्त्री थे जिनका नाम है जोर रिचर को पता चला, जब उन्हें फ्रांस के राजा लुई 14वें ने फ्रेंच गुयाना प्रदेश में दक्षिण अमेरिका में एक टापू पर भेजा, भाई तुम टापू पे जाओ और वहाँ पे तुम पता लगाओ, ठीक है, खगोलशास्त्री हो तो तुम पता लगाओ। लुई 14वें ने तो कहाँ गया, ये गुयाना प्रदेश में। कौन गया, खगोलशास्त्री जो रिचर। तो उन्हें तब पता चला वह टापू पर विषुवत रेखा के पास में था, विषुवत रेखा को यानी भूमध्य रेखा के पास में था, ठीक है, यहाँ कहीं टापू होगा। और ये रहा आपका फ्रांस। तो फ्रांस जो है वो आपका थोड़ा सा शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ, शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है तो अब वो वहाँ पे गया तो उनके पास में एक पेंडुलम घड़ी थी। पेंडुलम घड़ी जो कि आपके पेंडुलम हिलता रहता है घड़ी में, वो उस प्रकार की घड़ी थी, ठीक है, जिसे वो चाबी भरते हैं इस टाइप की। तो वो 2.5 मिनट पीछे चल रही थी। उस समय रिचर जो इसके कारण को जान नहीं सके, परंतु उनको ये पता कब चला, 1687 में जब न्यूटन ने 1687, देखो अब यहाँ पे एक प्रश्न अपने लिए तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। एक तो रिचर की घड़ी के संबंध में तो आ ही सकता है, साथ ही साथ देखो यहाँ पे एक प्रश्न अपने लिए ये तैयार हो गया, न्यूटन ने जो है वो कब गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम को प्रकाशित किया। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, 1687 में, ठीक है। तब रिचर ने यह अनुमान लगाया कि टापू पर चूंकि विषुवत रेखा के समीप था और फ्रांस विषुवत रेखा से दूर स्थित है, इसलिए वहाँ गुरुत्वाकर्षण फ्रांस की तुलना में कम होने से पेंडुलम की गति धीमे हो गई होगी। यह अनुमान लगाया गया कि विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होते हैं, इसी वजह से वहाँ गुरुत्वाकर्षण में कमी रहती है। तो जो आपके पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी क्षेत्रों के मुकाबले दूर होंगे, ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र जो होंगे, पृथ्वी के जो उत्तरी क्षेत्र, ठीक है,
वहाँ पे आपके गुरुत्वाकर्षण कम है। इस प्रकार रिचर का इस अनुमान द्वारा घड़ी का धीरे हो जाने के कारण पता चला, परंतु इससे पता नहीं चलता कि पृथ्वी विषुवत रेखा के पास फैली हुई है और ध्रुवों चपटी क्यों है, अभी तक इसका पता नहीं चला। तो इसको कैसे पता करेंगे, जिसे समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ग्लोब ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जब घूमेगा तो केंद्र भाग जो होगा, ठीक है दोस्तों, मैं देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये पृथ्वी है, ठीक है, मैं ये उभार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा। तो ये जब घूमेगी, ठीक है, ये ऐसे चक्कर लगाई, तो यहाँ पर जो है वो दबाव बनेगा, है ना, यहाँ बीच में दबाव बनेगा। इस वजह से पृथ्वी जो लट्टू की तरह घूमती है, तो अपकेंद्रीय बल द्वारा पृथ्वी मध्य भाग में उभार लिए हुए और ध्रुवों पर क्या हुआ, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे चपटी हो जाएगी भाई, इस भाग में उभार हो जाएगा और यहाँ पे चपटी हो जाएगी, दबेगी, क्योंकि वो ऐसे खुल रही है इस कारण से। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वह बहिर्गामी बल महसूस करती है। ठीक है, घुमावदार पथ पर गतिशील हो तो वो कौन सा बल महसूस करती है, बहिर्गामी बल। ठीक है दोस्तों, इस बहिर्गामी बल को केंद्र प्रसारक बल भी कहते हैं। ठीक है, इस बल को केंद्र प्रसारक बल भी कहते हैं। इस बल का प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान, वजन, घूमने की गति और केंद्र से दूरी पर निर्भर है। वस्तु जितनी बड़ी और वजनदार होगी, जितनी तेजी से घूम रही हो और केंद्र से जितनी दूर हो, केंद्र प्रसारक बल उतना ही प्रभावशाली होगा। इसी वजह से देखिए केंद्र अभिमुख बल इसके ठीक विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई खिंचातान हो रही हो, पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो ऊपर पर बल लगेगा ही लगेगा। ग्लोब क्या है, अब देखिए दोस्तों, ग्लोब के बारे में बताया, आपने ग्लोब देखा ही है। ठीक है, विषुवत रेखा समझ, इसको आप चाहे तो ग्रीनविच रेखा समझ सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ आएगी वैसे। तो ग्लोब का एक लघु प्रतिरूप है पृथ्वी के विभिन्न, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। सीधा सीधा प्रश्न आ जा, ग्लोब है पृथ्वी का मानचित्र, लघु प्रतिरूप। ठीक है, इस प्रकार दो और ऑप्शन आ सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा, देखो छठी की किताब में, ग्लोब एक लघु प्रतिरूप है किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी जैसा ही, मतलब एक ऐसा आकार, छोटा सा नमूना टाइप बना दिया। ठीक है, लघु प्रतिरूप। पृथ्वी के विभिन्न भौतिक प्रतिरूपों, महाद्वीपों, महासागरों, विभिन्न देशों, द्वीपों आदि की आकृति, स्थिति, उनकी दिशा आदि को समतल कागज पर बनाए गए मानचित्र की अपेक्षा हम ग्लोब पर ज़्यादा सही रूप से दर्शा सकते हैं। ग्लोब पर सही रूप से दर्शा सकते हैं। जैसे मानचित्र में आप बनाएंगे, यह मानचित्र, जैसे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पे भी प्रशांत महासागर, यहाँ तो अपन कन्फ्यूज़ हो जाए, बचपन से अपन कन्फ्यूज़ होते हैं यार, प्रशांत महासागर एक नहीं दो हैं, दो प्रशांत महासागर है, दो 180 डिग्री हैं, इस तरह से पता ही नहीं चलता। कभी कभी कहते थे कि अमेरिका से जापान में सीधे यहाँ से आगे, मगर यहाँ तो ख़त्म हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट कैसे आगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए ग्लोब सबसे बेस्ट चीज़ है, ग्लोब। ठीक है दोस्तों, इसलिए ग्लोब पर बने मानचित्र ही बिल्कुल सही मानचित्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्व के मानचित्र एवं ग्लोब की आपस में अपन तुलना भी कर सकते हैं। पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष, अब ये अक्ष और कक्ष क्या है, ये प्रश्न जब फर्स्ट अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक तब आया था। अब इसको अपन और आगे देखते हैं। तो जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें पृथ्वी सीधी होने के बजाय एक तरफ झुकी हुई है। ठीक है, आपने देखा होगा पृथ्वी एक तरफ ये झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये झुकी हुई दिख रही है आपको, यहाँ भी अपन ने ग्लोब में देखा, ये देखिए पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, ये एक भाग यहाँ दे रखा है, तो दूसरा भाग यहाँ, यानी इतनी झुकी हुई है। ठीक है, और ये भूमध्य रेखा आपकी यूँ से यूँ जा रही है, जबकि वास्तव में सीधा तो ये है। ठीक है, तो ये जो कोण बन रहा है वो आपको बनेगा 67.5 डिग्री का। और ये पृथ्वी जो झुकी हुई है 90 डिग्री का कोण यहाँ बनने के बाद ये जो भाग आएगा, ये आएगा आपका 23.5 डिग्री। तो ये 67.5 डिग्री जो है वो यहाँ पे आएगा, और 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि समकोण पर इसका 67.5 डिग्री का कोण बनेगा, 66.5 भी कह सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्पष्ट आपको पता चल जाएगा। ये भाग, ये जो कोण बना 67.5 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ये पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा है, परिक्रमण कक्ष है इसका, पृथ्वी यहाँ से यूँ घूम, ये और ये आपकी विषुवत रेखा होगी। ठीक है, तो ये देखिए
एक तरफ झुकी है। आप जब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार झुकी है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो ग्लोब के भीतर की उसके आस पार हो रही है। ठीक है, ग्लोब के अंदर एक कील झुकाई हुई होगी। ठीक है, उसी की सहायता से ग्लोब झुका हुआ है। हम इसी कील को हम अक्ष कहते हैं। इसी अक्ष पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। देखो एक प्रश्न यहाँ पे और तैयार हो गया अपना कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो ये घूमेगी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का परिक्रमण तल, जो परिक्रमण तल बना रखा दोस्तों, इससे पृथ्वी जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी अपन को ध्यान रखना है। पृथ्वी एवं ये आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अक्षांशों के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ सामान्य सामान्य परिचय दिया जा रहा है तो अपन को यहीं से अपना बेसिक तैयार होगा। आगे किताबों में और आएगा इसकी डिटेल। अक्षांश, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से भूगोलवेत्ताओं ने कुछ लेटी हुई, ठीक है, कुछ तो ये है, तो कुछ लेटी हुई रेखाएं खींची, ठीक है, और कुछ खड़ी रेखाएं खींची। ठीक है, अब ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये वाली, इन्हें तो कहा जाता है अक्षांश। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों, इससे थोड़ा डिटेल नहीं देखेंगे, हमारे को तो टॉपिक पूरा करना है। ठीक है, देशांतर, और ये जो रेखा है वो आपकी देशांतर रेखा है। ठीक है, 60 की ये जो छठी की किताब दे रखी है इसके अनुसार देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, जबकि अक्षांशों की संख्या 180 है। ठीक है दोस्तों, रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में, एक आड़ी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटेगी जो रेखा, ठीक है, ये पृथ्वी है और इसको दो बराबर भागों में, ये और ये दोनों बराबर भागों में बांटेगी। इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री भी कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत रेखा वह रेखा है जो पृथ्वी को उत्तर एवं दक्षिण दो बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भाग इस में स्थित भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों, ये पृथ्वी, ये आपका भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ देखिए सिंपल है। इसी भूमध्य रेखा के से उत्तर या दक्षिण की तरफ किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति ही अक्षांश है। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, यहाँ से जो ये कोणीय स्थिति बन रही है, ठीक है, वही सारे के सारे अक्षांश हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल अक्षांश कितने अपन ने यहाँ पे बताया हुआ है कि विभाजन की दृष्टि से 180 अक्षांश होते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, कुल 180, यानी देखो दोस्तों ये कैसे हो रहा है आपको मैं भी बताता हूँ। ये एक लाइन है, मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कितने डिग्री बनते हैं? टोटल 90 बनेंगे, ऐसे अगर अपन लाइनें खींचेंगे तो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ जैसे ये 5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री का कोण है, मान लेते ये 23 डिग्री का कोण है या 30 डिग्री का कोण है, इस 30 को इस 30 से मिला दिया, इस 30 को इस 30 को इस 30 से मिला दिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको, तो इस प्रकार टोटल इस भाग में 90 + 90 कितने हो गए? 180 होने चाहिए। देखिए दोस्तों डबल बार आ रहा है, 1 डिग्री का कोण एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, 2 यहाँ भी होंगे, 2 यहाँ भी होंगे, 5 यहाँ भी होंगे, 5 यहाँ भी होंगे, तो इनको मिला रहे हैं। ठीक है, इन कोणों को मिला रहे हैं, तो सेम ऐसे नीचे भी मिलाएंगे तो 90 इधर भी बढ़ेंगे। ठीक है, इधर भी 90 के 90 बढ़ेंगे और इनको भी ऐसे ऐसे मिलाएंगे, तो इसलिए 90 और + 90 180 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है, ये जो रेखाएं खींची जाती है
वो आपकी पूर्व से लगा के पश्चिम की ओर खींची जाती है। हमेशा प्रश्न पूछ सकता है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि जो विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है, अक्षांश रेखाएं, वो किस दिशा में खींची, तो आपकी पूर्व से पश्चिम। ठीक है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाएंगी। विषुवत रेखा से उत्तर तक तथा दक्षिण की तरफ जाने वाली अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती जाती है। दोस्तों आपको पता होगा, अर्धवृत्ति बना रहा हूँ, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, यहाँ पे जो लंबाई है, वहाँ से अब जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो इनकी लंबाई में कमी आती जाएगी। दोस्तों ये जो भाग है, देखिए ये तो कम हो गया ना, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो ये कमी होती जाएगी। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे कमी होती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा सा इतना भी टफ नहीं है, अपन सब समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे यहीं से प्रश्न बना देता है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव बिंदु है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये है, अब ये जो पॉइंट बनेगा ये 90 डिग्री बनाया। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब यहाँ से इस, जैसे अपन ने यहाँ 5 डिग्री और यहाँ 5 डिग्री, इन दो 5 डिग्री को तो अपन ने मिला दिया, तो एक रेखा बन गई। यहाँ भी यहाँ जो है वो आपकी जो रेखा बनेगी, ठीक है, यहाँ से गिनते गिनते जाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 90 गिनेंगे तो ये 90 डिग्री, यहाँ से गिनते गिनते जाएंगे ये 90, इन दोनों 90 को सेम इसी तरह से यहाँ से गिनते गिनते आएंगे ये 90, यहाँ से गिनते गिनते आएंगे ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या ये 90 कोई है क्या, ये दो बिंदु ही हैं। तो ये सीधा सट यही कहना चाहता है कि उत्तर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण दोनों ध्रुव हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख अक्षांशों की। बात हो रही है दोस्तों, प्रमुख अक्षांश। विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत अक्षांश को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। सीधी सी बात है, बीच में जो रेखा है वो 0 डिग्री होगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, और इसको जो कहा जाएगा वो है आपके कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में होगा जो, उसे कहा जाएगा मकर रेखा। ये तो देखो दोस्तों, सब आपको दोस्तों पता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 67.5 डिग्री जो है, ठीक है, तो जो कर्क रेखा से जो होगी उसको आर्कटिक व्रत कहेंगे, और नीचे जो होगा वो अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिका महाद्वीप भी नीचे है। ठीक है दोस्तों, तो अंटार्कटिक व्रत, ये 67.5 डिग्री जो है वो उसे अंटार्कटिक व्रत कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण ध्रुव जैसे और अंटार्कटिक व्रत जैसे है 67.5 डिग्री से लगा के ध्रुवों तक का जो भाग है उसको अंटार्कटिक व्रत में जो है वो, इसको आपके दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध व आर्कटिक व्रत से उत्तरी ध्रुव तक तथा अंटार्कटिक व्रत से दक्षिणी ध्रुव के मध्य स्थित भाग को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ताप कटिबंध की हमें जानकारी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ये ताप कटिबंध कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये तो होगी अपनी 0, ये 23.5 डिग्री, ये 67.5 डिग्री। ठीक है, सेम 23.5, 67.5 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। ये वाला जो भाग है वो कहलाता है आपका उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसके बाद में जो है वो आपका ये वाला भाग, ये वाला भाग कहलाएगा आपका शीतोष्ण, और ये वाला भाग, एक मिनट इसको पेन से अलग कर देते, ये वाला भाग जो है वो आपका शीत कटिबंध कहलाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी होगा, ये शीत कटिबंध, ये आपका जो भाग है वो कहलाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध, और ये भाग पुनः हम वापस आ गए उष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, ये सब अपन ने देख रखा है। ठीक है दोस्तों, इस चलते हैं नीचे। देशांतर एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बात। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो लंबवत रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से लगा के दक्षिणी ध्रुव तक,
एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हाँ चलो अब बात करते हैं दोस्तों। ये जो रेखा खींची गई है वो आपकी देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर, ये देशांतर, ये सारी की सारी देशांतर रेखाएं दोस्तों। तो ये देशांतर रेखाएं जो लंबवत खड़ी हैं जिनसे मध्य भाग से खींची जाती है उसे 0 डिग्री देशांतर। देखो दोस्तों, बीचों बीच जो रेखा होगी, जैसे अपन मान लेते हैं ये बीचों बीच यहाँ से यहाँ तक खींची गई है, वो रेखा बीचों बीच है, तो इसको अपन 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। ठीक है, इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। और इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व, जो पूर्व में क्या हो रहा है देखो, देखते हैं, पूर्व से पश्चिम में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। यहाँ भी कोणीय बनेंगे कोण। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से भी ये सेम टू सेम ये ऐसे जो अपन ने उस समय बनाए थे कोण, यहाँ भी ऐसे कोण बनेंगे। ठीक है, कोणीय स्थिति देशांतर कहलाती है। देशांतरों की कुल संख्या 360 हो जाएगी। ठीक है, देशांतरों की कुल संख्या 360 हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर अक्षांश की तो आपने अपनी थी 180 बनी और ये 360 क्यों बन गई? तो दोस्तों इसका एक कारण है। ठीक है दोस्तों, अपन ने वहाँ पर देशांतर जो अक्षांश रेखाएं थी वो आपकी जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ से लगा के और यूँ पूरा गोल सर्कल में ऐसे बन रही थी। लेकिन जो देशांतर रेखाएं वो एक बिंदु से ही निकलती हैं, सारी की सारी एक बिंदु से। जैसे कि ध्रुव है तो इस ध्रुव से जैसे यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है ये, इसलिए ये जो है वो यहाँ से लगा के यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नीचे ध्रुव यहाँ से इस ध्रुव से यहाँ इस ध्रुव पर ख़त्म हो जाएगी ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ नीचे ध्रुव पर आएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए ये 360 है। विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, सभी अक्षांश तथा देशांतर रेखा पृथ्वी पर वास्तव में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ एक कल्पना है दोस्तों। ठीक है, काल्पनिक रूप से हमें ग्लोब या मानचित्र पर खींची जाती ताकि हम किसी स्थान का, किसी महासागर, महाद्वीप, देश, क्षेत्र का निश्चित स्थिति का पता लगाया जा सके, हम किस जगह रह रहे हैं इसका पता लगाने के। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा अपन किस जगह रह रहे हैं। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती है। देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा या मानक रेखा भी है। नाम सुना होगा अपने GMT, पुराने मोबाइलों में तो GMT खूब आता था, एक वर्ल्ड क्लॉक आती थी, आजकल के मोबाइल में नहीं आती, लेकिन GMT का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ग्रीनविच मिड टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मिड टाइम यानी कि जो वहाँ से अपना जो है मुख्य रूप से समय को वहाँ से निर्धारित किया गया है ग्रीनविच शहर में। इस रेखा पश्चिम में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक, पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व में 180 डिग्री देशांतर तक पूर्वी देशांतर रेखाएं स्थित है। दोस्तों मान लेते हैं ये एक बार ग्लोब है। ठीक है, या ये समझ लीजिए एक बार ये मानचित्र है, कोई विश्व का मानचित्र है। ये अपन ने मान लिया ग्रीनविच रेखा। यहाँ पे आपके 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, इधर जाएंगे तो 180, इधर जाएंगे तो 180 डिग्री। दोस्तों जब इसको ग्लोब पर रखेंगे तो आपके ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री क्या एक नहीं होगी? मिलाएंगे तो एक हो जाएगी ना दोस्तों। अब स्थानीय एवं मानक समय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुई। हम ये जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से, पृथ्वी हमेशा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा पृथ्वी जो घूमेगी वो आपकी घूमेगी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का ये होगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए, इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है। इसलिए देखो दोस्तों, ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, आप यहाँ हो, सूर्य तो यहाँ है, तो ये जैसे ही यहाँ आएगी तो हमेशा सूर्योदय किस दिशा में? इस दिशा में ही होगा। तथा पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। किसका एक घूर्णन पूरा करती है? ये पृथ्वी है। किसका? ये सूर्य है। क्या ये? जी नहीं, ये नहीं, अपने खुद के अक्ष पर
ठीक है, अपने खुद के अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, जबकि ये पूरा लगाने में तो इसको 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे। ठीक है, इतना समय लगता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, खुद अपने अक्ष पर 160 डिग्री घूमेगी। तो चूँकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 15 डिग्री। कैसे अपन ने निकाला दोस्तों, आपने देख लिया होगा, 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है, और एक दिन में, ठीक है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो अगर इसका अपन डिवाइडेड कर दें तो कितना आएगा? 15। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी को, अब वापस अपन ये चलते हैं, थोड़ा सा मैं यह मैप बना दें, ये ग्रीनविच रेखा, ये आपके देशांतर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी को सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर, तीसरे देशांतर, इस तरह से 1 घंटा जब लगेगा भाई, 24 घंटे में तो ये पूरे के पूरे 360 देशांतर पूरे कर देती है, तो 1 घंटे में कितने करेगी? 15 देशांतर। ठीक है, 15 देशांतर ये पूरे करती है। ठीक है, टोटल एक 360 देशांतर हैं, और 360 देशांतर को पूरे करने में 24 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 15 देशांतरों को पूरा करेगी। और 15 देशांतरों को पूरा करेगी तो एक देशांतर को पूरा करने, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो दोस्तों 1 घंटे में कितने मिनट हुए? 60। 15 का भाग दे दीजिए, ये आगे 4, और ये 4 मिनट लगते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर। 1 डिग्री पर है और 2 डिग्री पर जाना है उसे, तो कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, पूरे 4 मिनट लगेंगे। पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे में 60 मिनट, ये अपन ने अभी देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, ठीक है, जिससे पहले ये किरणें पूर्वी देशांतरों पर और बाद में पश्चिमी देशांतर। दोस्तों सूर्योदय हम देखते हैं कि पहले पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतरों पर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी के किरणें कहाँ पड़ेंगी? यहीं पड़ेंगी फर्स्ट पे, ये जो पूर्व में जो देशांतर बने हुए, बाद में पश्चिमी देशांतर पर पड़ेंगी। एक देशांतर दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्थानीय समय, किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया, हाँ, उस समय का स्थानीय समय होता है। जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर सीध में ऊपर होगा तो 12 बजे का समय माना जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य हमारे सर पर है, ठीक है, जैसे इस समय क्या होगा? परछाई सबसे छोटी हमारे पैरों में बनेगी। ठीक है, तो उस समय को जो 12 बजे, उस समय उस स्थान पर किसी खंभे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त, जैसे ये खंभा है और परछाई इस तरफ लंबी सी बन रही है, तो इस समय क्या हो रहा है? सूर्योदय। और अगर परछाई इस तरफ बन रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका सूर्यास्त। दोस्तों ये परछाई इस तरफ बन रही है मतलब आपका सूर्यास्त है, और अगर परछाई इस तरफ लंबी सी बन रही है तो सूर्योदय है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्यास्त को बता दी। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर का समय एक जैसा तथा पूर्व से पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। हर जगह पे समय अलग अलग होगा, अतः हम सभी जब भी किसी स्थान पर से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह पर स्थानीय में 4 मिनट जोड़ दिए जाएंगे। जैसे ही अपन पूर्व की तरफ इधर जाएंगे तो अपन प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जोड़ते जाएंगे। तो अपने भारत का अपने मानक समय देखा होगा दोस्तों, कितना है? 82.5 डिग्री। इलाहाबाद नैनी से जो एक रेखा जाती है, ठीक है, तो इस 82.5 डिग्री में 4 मिनट का गुणा करेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों? निकाल लिए होंगे अपने दोस्तों। साढ़े 5 घंटे, यानी कि हमारा जो समय है यहाँ 0 डिग्री अक्षांश पे जो समय है इससे अपन प्लस 5.5 घंटे GMT, आपने देखा होगा हमारा जो समय है भारत का वो 5.5 घंटे GMT है। जैसे अपन देखेंगे दोस्तों, तो अपन मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस 5.3 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे?
5:30, वो भी अगर यहाँ दोपहर के नून है तो यहाँ पे कितने होंगे PM, AM नहीं होगा, जोड़ने हैं, ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो घटाने पड़ेंगे, ठीक है। हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अलग अलग समय है। इस प्रकार किसी भी देश में कई देशांतर रेखाएं होती है, तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे कोई भी देश, ठीक है। लेकिन फिर भी सभी स्थानों पर उनके देशांतर को निर्धारित करेंगे। किसी भी देश में कि एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहाँ के अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 होंगे, क्योंकि दोनों देशांतरों के मध्य 5 देशांतरों का अंतर है। तो अंतर हो जाएगा ये 8, ठीक है, 5 देशांतरों का अंतर है, तो 7:40 7:20 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो 7:20 होना चाहिए था। जब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार जो फिर भी 20 मिनट का अंतर तो आएगा ना दोस्तों, समस्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे जयपुर में से डोटासरा जी कोई घोषणा करने वाले हैं, ठीक है, और उन्हें पता चलेगा, वो कहते हैं कि मैं सुबह 8 बजे आपकी ये घोषणा करूँगा, तो आप तो सुबह 8 बजे यहाँ तैयार हो जाएंगे, लेकिन ठीक है वहाँ पर आपके कितनी होगी, हाँ 7:40 बराबर है, यहाँ पे 7:40 बजे होगी, ठीक है, यानी 20 मिनट कम होंगे। और यहाँ पे घोषणा स्टार्ट हो जाएगी, जब यहाँ 8 बजेगी तब यहाँ 8:20 हो चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ 8 बजे जब आप देखेंगे तब तक तो घोषणा पूरी हो चुकी होगी, ठीक है, तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार समयांतर आता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रामाणिक समय निर्धारित किया। जैसे अपन ने अपनी 82.5 डिग्री रेखा को प्रामाणिक किया है, जिसे ग्रीनविच मिड टाइम से 5.5 घंटे जोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए, आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको छोटा करूँगा और समझ में आता है तो देख लीजिए। ये है आपकी ग्रीनविच रेखा, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 और ये रहा भारत, और ये रही भारत की, एक सेकंड थोड़ा सा सही लाइन नहीं खींचिए मेरे से, ये तो ये 5 और ये 6 के बीच में 5.5 घंटे, और ये रहा अपनी भारत की, ये रहा अपना भारत, ठीक है दोस्तों। इसको समझ लीजिए आप, इसकी PDF में आराम से इसको और देख लीजिएगा। यदि किसी देश के पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तब इस स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय निर्धारित किया जाता है। भाई कोई बड़ा देश है बहुत ज़्यादा छोड़ा, जैसे आपने देखा होगा रूस, ठीक है, इसके बाद आपने देखा अमेरिका बहुत बड़ा देश है, ठीक है, फिर कनाडा भी बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलिया देखिए आप कितना बड़ा है, तो वहाँ अलग अलग मानक समय भी निर्धारित कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट मैच होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो कभी कभी किसी मैदान पर तो मैच बहुत दिन में शुरू होता है, कभी कभी सुबह सुबह 4 बजे से कमेंट्री स्टार्ट हो जाती है, कभी 8 बजे कमेंट्री स्टार्ट, 4 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है। मैंने अभी अपन ने कुछ देर पहले बात की थी दोस्तों, ये 180 और ये 180, दोनों की दोनों अगर मिलाएंगे तो एक ही रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक ही है, ठीक है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, क्या कह रहा है, इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत होती है। 180 डिग्री जो रेखा है वहाँ से आपकी नई तिथि की शुरुआत होती है, यानी यहाँ से अपन को, जैसे कि जब भी तिथि की शुरुआत, जैसे 1 जनवरी, तो 1 जनवरी यहाँ से शुरू होगी, इसके इस साइड 180 डिग्री के इस साइड आपके 31 दिसंबर होगा, और यहाँ से 1 जनवरी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आप ये क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आप पूर्व हैं और यहाँ से पश्चिम में और जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन जोड़ना पड़ेगा। जैसे 31 दिसंबर थे, एक दिन जोड़ दिया, 1 जनवरी में आ गए, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको एक दिन माइनस करना पड़ेगा, यानी आप पहले 1 जनवरी में थे, ठीक है, 2021 में थे, यहाँ सीधे वापस 2020 में पहुँच जाएंगे। कोई भी भगवान करे 2020 में नहीं जाए, आप जानते हैं दोस्तों 2020 बहुत ही बुरा साल रहा है सबके लिए, ठीक है। लेकिन इस तरह से ये चीज़ भी समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, नहीं आपका पॉइंट आ गया। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, क्यों होते हैं भाई दिन और रात, ठीक है। तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात होती रहती है। इसका कारण क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 गतियाँ जानते हैं दोस्तों पृथ्वी की। एक तो होती है आपकी दैनिक गति, पृथ्वी दिन में एक चक्कर अपने अक्ष पर स्वयं लगाती है, तो एक तो ये गति। दूसरी गति वार्षिक परिभ्रमण, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती पृथ्वी, एक तो अपने अक्ष पर घूमेगी, एक सूर्य के चारों ओर लगेगी। ये वाली तो ये है और ये वाली है वो ये है,
ठीक है समझ जाइए घूर्णन गति। आप ये समझ चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर घूर्णन पूरा करती है। इसलिए एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, जिसे सौर दिवस कहा जाता है। एक दिन को एक सौर दिवस भी कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मापन में एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटों को दिन और रात घंटों, मिनटों और सेकंड में विभाजित किया जा सका। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती रहती है। पृथ्वी, दोस्तों देखिए यहाँ पे एक नीचे में तो कोई बहुत बढ़िया चीज़ बता। पृथ्वी पर सब जीव और जंतु इसी दैनिक क्रम में चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उपयोग करते हैं। इस प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में होती है। दिन रात यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाता है। दोस्तों आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, पेड़ पौधे जो हैं वो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं बताइएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। दिन रात ये चक्र पृथ्वी का जिसे दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इस कारण से एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। दोस्तों ये देखिए, ये आपकी सूर्य है। अब ये पृथ्वी गोल है तो इस भाग पर सिर्फ और सिर्फ इतने भाग पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। दोस्तों इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए इस भाग में तो आपका क्या रहेगा, दिन, और इस भाग में रात। अब दोस्तों यहाँ एक प्रश्न बनने लायक प्रश्न है, ये भाग ऐसा कैसा जैसा इस साइड है ऐसा उसके पिछले भाग में, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इसके पिछले भाग में भी होगा। इस भाग को प्रकाश व्रत कहते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, प्रकाश व्रत किसे कहते हैं। दिन और रात के बीच में जो विभाजित करने वाला एक गोला बनता है, ठीक है, उसे अपन प्रकाश व्रत या प्रदीप्त भी कहते हैं। और इसको देखने के लिए आप एक टॉर्च लीजिएगा, एक गोला लीजिए, आप बनाते रहिए इसको, ठीक है। ये पूरा लिखा है तो आराम से। परिक्रमण गति, पिछले अध्याय में आप ये जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ रास्ते पर पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस पथ को कक्ष कहा जाता है। दोस्तों ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये जो भाग है इसको अपन कहेंगे कक्ष। और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, इसे कहेंगे अक्ष। इस जगह पर जैसे अपन ने देखा था ऐसे टेढ़ी रहकर पृथ्वी ऐसे इस पे और ऐसे घूम रही थी, ठीक है, खुद स्वयं, और एक अपने खुद ये घूम रही है। तो ये जो घूम रही थी पृथ्वी, ठीक है, एक जगह पे टिकने के बाद में ये पृथ्वी जो घूम रही थी इसे तो अपन कहेंगे अक्ष। और ठीक है, ये अपने खुद की अक्ष ये घूम रही है, वो है आपका अक्ष, और ये भाग ये कक्ष है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय 67.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। वह समतल को कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा पृथ्वी को जो है वो यहाँ से यहाँ घूमने में कितने दिन, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब ये 6 घंटे जो बच जाते हैं वो आपके 1 + 1 + 1 + 1 कितने साल हो गए, 4 साल। 4 साल में आपने देखा होगा 28 की बजाय फरवरी जो महीना है वो आपके कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। और इसी को अपन लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। और इसको अधिवर्ष को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस वर्ष में 4 का भाग दे दीजिए। जैसे कि अभी 2020 गया, उसमें आप 4 का भाग देंगे तो ये, ठीक है, तो पूरा चला गया, कोई शेषफल नहीं बचा, मतलब अधिवर्ष। हर 4 साल बाद आएगा, 2024 में वापस 29 साल की होगी, ठीक है। ऋतु है, आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। झुकी हुई कितने, ये झुकाव जो अपन ने भी देखा था ना दोस्तों, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने समतल पर 67.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, और झुकी 23.5 डिग्री। इस झुकी स्थिति में सूर्य के चारों ओर
अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुओं का एक चक्र बनाती है। ये चक्र इसी की वजह से बनता है दोस्तों। कैसे बनता है देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। पृथ्वी ने जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ जा रही है, तो अब की बार जो है वो सूर्य का प्रकाश इस भाग में बन रहा है, ठीक है। और यहाँ प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। तो ये 31 मार्च का समय, ठीक है। तो इसमें बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत विषुव हो गया। फिर यहाँ से ये पृथ्वी इधर आ गई। अब जो है वो यहाँ पे पृथ्वी के मुख्य भाग पर ज़्यादा वो पड़ रहा है 21 जून। तो ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होगी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, ठीक है, धीरे धीरे। और फिर यहाँ पे आएंगे तो अब की बार क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो दक्षिण भाग में, जैसे ये झुकी हुई है तो दक्षिण भाग में ज़्यादा पड़ेगा, तो उस समय यहाँ बसंत ऋतु होगी और अपने यहाँ पे शीत ऋतु होगी। इसी प्रकार 22 दिसंबर को वापस पृथ्वी पर जो है वो बिल्कुल बीचों बीच ध्रुव भूमध्य रेखा पर प्रकाश पड़ेगा। यहाँ भूमध्य रेखा पर प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पे आपके सीधी किरणें 21 मार्च को कर्क रेखा पर पड़ेगी। यहाँ पे आपके मकर रेखा पर पड़ेंगी सीधी 23 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। इस बात को समझ आप जानते हैं तो बहुत कुछ, ठीक है दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि 21 मार्च को आपके 21 मार्च को जो है वो आपके मकर रेखा पर, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा पर होगा। और 23 सितंबर को भी ये भूमध्य रेखा पर होगा। 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को आपके मकर रेखा पर ये होगा, ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपके कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी, यहाँ पे मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी। यहाँ भूमध्य रेखा, यहाँ भूमध्य रेखा पर। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में समय, दिन बराबर रात बराबर, दिन बराबर रात बराबर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चांद। ये सूर्य की किरणें अपने यहाँ पे आ रही थी पृथ्वी पे आते आते बीच में अगर चांद आ गया, चांद पे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है। ये लगाते लगाते ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ऐसे जा रही है और चांद अपना चक्कर लगा रहा है और अचानक यहाँ चांद बीच में आ गया। तो अब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगी। इस वजह से जो होगा वो आपका सूर्य ग्रहण होगा और ये अक्सर अमावस्या के दिन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इधर देखिए, ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। ये चंद्रमा भी सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर रहा है, पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश ग्रहण कर रही है। अचानक ये पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते लगाते और ये चंद्रमा खुद अपनी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अचानक ये पृथ्वी यहाँ आ गई और चंद्रमा पर प्रकाश गिरना बंद हो गया पूर्णिमा के दिन, और ये जो होगा ये आपका चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है दोस्तों। अब शब्दावली देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण, किसी भी पिंड द्वारा अपनी ओर खींचने की शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। मानक समय, किसी भी देश की प्रमुख देशांतर रेखा का माना गया समय जो है वो आपका मानक समय माना जाएगा, ठीक है। मिड टाइम, इसके बाद तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर, जिसे तिथि रेखा कहा जाए क्योंकि वहाँ से अपना नए दिन की शुरुआत होती है। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? उत्तर बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कौन सी है? मुझे कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। नंबर 1 बता करके, नंबर 2 बता करके आप उत्तर बताएंगे। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है ये भी मुझे बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कमेंट करके। नंबर 3 करेंगे। नंबर 4 करेंगे भारत का मानक समय कौन सी रेखा है, ठीक है। फिर नंबर 5 करेंगे आप पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक है। और 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी गिरती हैं ये आप बताएंगे। नंबर 6, तो ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। और 7वां प्रश्न आप मुझे बताएंगे कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं।
तो ये 7 प्रश्नों के उत्तर आपका होमवर्क है दोस्तों। जल्दी से जाइए और कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे तुरंत बताइए, ठीक है, कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सब शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार आप वीडियो देखेंगे ऑटोमेटिक आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहेगी। कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो यही कहना चाहता हूँ कि तकदीर के भरोसे मत बैठिए, मेहनत कीजिए। मेहनत से ही हमें जो है वो सफलता हासिल होती है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल अपने उड़ान के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा महाद्वीप और महासागर, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। चौथा टॉपिक अपना मानचित्र है ही नहीं, तो अपने पास टाइम कम है, नहीं पढ़ेंगे। ज़रूरत पड़े अगर ऐसा लगेगा समय बचे